बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स को हमने देखना है कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो था उसके अंदर क्या क्या कमियां रह चुकी थी जो कि जिसकी वजह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो डेफिनेटली सबसे मेन रीज़न जो है हम यहाँ पर सारे डीमेरिट्स के अंदर डिस्कस करेंगे भी सही कि जो मेन रीज़न बनेगी वो एटॉमिक नंबर बनेगा कि मेंडलीफ ने जो अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था वो था एटॉमिक मास की बेस पर, और हेनरी मोज़ले ने 1916 के अंदर या 1914 के अंदर राउंड अबाउट या 1911 के अंदर, तो इस तरह का कोई सन था, हेनरी मोज़ले ने क्या किया था, एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद ये ज़्यादा सूटेबल लगा कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए एटॉमिक नंबर की बेस पर, ना कि एटॉमिक मास की बेस पर। जब एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया तो काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर आ रहे थे जो कि एटॉमिक मास की वजह से थे, वो सारे जो है वो सॉल्व हो चुके थे। ठीक है जी, तो हम वन बाय वन जो है वो सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका डीमेरिट बनता है, जो कि इसके अंदर एक कमी है, जो कि डेफिनेटली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कमी है, तो उसको अभी तक जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सका, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को क्लेरिफाई कर दें कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आना है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी सॉल्व नहीं हो सका। ठीक है जी, तो पहला जो है इसका डीमेरिट आ जाएगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं थी। अब हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो क्यों क्लियर नहीं होती ये हम देख लेते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके से हाइड्रोजन जो है वो आ सकता है। एक तो अल्कली मेटल के पास आ सकता है, ठीक है जी, अल्कली मेटल्स के ऊपर रख सकते हैं, और डेफिनेटली कोई रीज़न है जिसकी वजह से अल्कली मेटल के ऊपर रख सकते हैं। दूसरा हम हैलोजेंस के ऊपर रख सकते हैं, हैलोजेंस के ऊपर रखने की भी कोई रीज़न होगी। और थर्ड जो है हम कार्बन फैमिली के ऊपर भी रख सकते हैं, कार्बन फैमिली उसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो हर एक की रीज़न जो है वो बनती है, और वो रीज़न कौन कौन सी है। जब हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की और बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है उसके पास एक प्रोटॉन होता है और मदार में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी, तो जब एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, वैसे जो है ये इसका शेल जो है वो के होता है, और उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, और ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होता है। तो अगर हम देखें तो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल से कैसे रिजेंबल करेगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और अल्कली मेटल के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है जी, एबिलिटी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत पर हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इससे मैच करते हैं, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन जो है वो बना सकते हैं, और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन जो है वो बना सकते हैं। तो ये रीज़न है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं हैलोजेंस के लिहाज से, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आ सकते हैं 2। ठीक है जी, और इसके लिए अगर इसको डुप्लेट को अपने को कंप्लीट करना है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए है, और हैलोजेंस को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो दोनों हाइड्रोजन और हैलोजेंस को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, तो नीड अगेन दोनों कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर शेल। अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है उनको ज़रूरत होती है या वो हासिल करते हैं। तो हैलोजेंस या हाइड्रोजन दोनों सेम ही यहाँ पर फॉल करते हैं। और जब कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हाफ फिल्ड होता है इसका जो शेल है कार्बन का। तो अगर हम इसको देखें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का भी हाफ फिल्ड ही है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं लेकिन उसके अंदर एक है, मतलब हाफ फिल्ड है। ठीक है जी, तो हाफ फील्ड जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाफ फील्ड है। ठीक है जी, और हाफ फील्ड होने के साथ साथ ज़्यादातर ये जो है कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है, जो कि कार्बन भी ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है
तो इसलिए हम यहाँ पर कार्बन फैमिली से मैच कर सकते हैं। तो अब ये अल्कली मेटल से भी मैच कर रहा है, हेलोजन से भी मैच कर रहा है और कार्बन फैमिली से भी मैच कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज सही तरीके से हम बता नहीं पाते कि कहाँ पर हमने हाइड्रोजन को रखना है। ठीक है जी, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर नहीं हो पाती। उसके बाद जो है इसका सेकंड, इसका मेरिट, डी मेरिट जो है वो हम देखते हैं कि सेकंड डी मेरिट इसका क्या हो सकता है। वो हम एटॉमिक मास को ही पहले लिख लेते हैं कि एटॉमिक मास इसका डी मेरिट बनेगा। ठीक है जी, अरेंजिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था मेंडलीफ के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था और यही इसका क्या है, डीमेरिट है। क्योंकि एक साइंटिस्ट था जो कि हेनरी मोज़ले कहलाता है। हेनरी मोज़ले ने क्या किया था, उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था और एटॉमिक नंबर डिस्कवर होने से क्या हुआ, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया गया। ठीक है जी, अरेंज जो है इस बेस पर ही कर दिया गया, एटॉमिक नंबर की बेस पर ही अरेंज कर दिया गया एलिमेंट्स को। ठीक है जी, तो ये जो है एक इसका डीमेरिट आ जाएगा कि एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया गया था, ना कि एटॉमिक नंबर। लेकिन इसकी जो है वो गलती हम नहीं कहेंगे क्योंकि उस वक्त तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो इसलिए एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करना जो है वो इम्पॉसिबल था। ठीक है जी, तो थर्ड जो है इसका पॉइंट जो है वो क्या बन जाएगा, इसका डीमेरिट वो आ जाएगा जी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। के पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जो है वो भी क्लियर नहीं हो पाती थी जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते थे एटॉमिक मास की बेस पर। तो जब हम एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते थे तो सिमिलर एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप मुख्तलिफ जगह ले रहे थे। जैसे हम कार्बन की मिसाल लेते हैं तो कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं जी, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है जी, कार्बन 14 होता है। अब यहाँ पर एक और हमारे पास एटम होता है नाइट्रोजन और इसका जो होता है वो होता है 14। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लैश पड़ गया है कि एटॉमिक मास इसका 14 है, ठीक है जी, और इसका भी 14 है। तो अब 14 वाले एटॉमिक मास की जगह पर कार्बन 14 आएगा या नाइट्रोजन 14 आएगा। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका क्या बन गया है, एक डीमेरिट बन गया है। ठीक है जी, कि सिमिलर एटम डिफरेंट पोजीशन पर जा रहे हैं और इनकी पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही कि 14 वाली पोजीशन पर कौन आएगा। तो अगर हम क्या करें, इनको एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करेंगे तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 और इसका एटॉमिक नंबर 6। तो 6 वाली पोजीशन पर जो है वो हमेशा क्या आएगा, अब यहाँ पर जो है 6 वाली पोजीशन पर सारे आइसोटोप एक ही आ जाएंगे कार्बन के, और 7 वाली पोजीशन पर नाइट्रोजन आ जाएगा। तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और कार्बन जो है वो अलग हो जाएगा, और जो कि हमारा मेन मोटिव था कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग पोजीशन पर आए। ठीक है जी, तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप अगर हम एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं तो सही तरीके से क्लियर नहीं हो पाती। जब हम एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं तो इससे क्या होता है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी क्लियर हो जाती है। ठीक है जी, तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इसका क्या होगा, ये जो नोट्स है मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो नोट्स है आपको फेसबुक हमारे पेज से मिल जाएंगे, साइंसिफाई योरसेल्फ उसी पेज का नाम है, और वहाँ पर जाकर आपने विजिट करना है और वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे जी। तो उसके अंदर अगर हम देखें जी कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप हो गया है, और फोर्थ पॉइंट जो है वो आ जाता है जी पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है जी, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, फोर्थ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड की पोजीशन जो है वो सही तरीके से क्लियर नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि मेंडलीफ जब अपना पीरियोडिक टेबल दे रहा था उस वक्त तक लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो कि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हो पाए थे, तो इसलिए डेफिनेटली वो पोजीशन जो है वो सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है जी,
तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि अगर वो पोजीशन क्लियर नहीं कर पाया तो इसका वो क्या होगा, डीमेरिट होगा। ठीक है जी। तो 6th पॉइंट जो है आपने कर लेना है कि डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है जी, सॉरी जी, ये 4th पॉइंट है और ये 5th पॉइंट जो है वो हमने करना है डिसिमिलर एलिमेंट्स, डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को हमने क्या किया, एक ही जगह पर रख दिया। ठीक है जी। हमें उस वक्त मतलब मेंडलीफ को उस वक्त ये नहीं पता था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ और होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कुछ और होते हैं, अल्कली मेटल्स कुछ और होते हैं। तो इसने किया क्या कि नोबल एलिमेंट्स हमारे पास, नोबल मेटल्स होती हैं कुछ, नोबल मेटल्स। अब नोबल मेटल्स जो है वो कौन कौन सी है जी, कॉपर है जी, ठीक है जी, सिल्वर है और गोल्ड है। अब ये नोबल मेटल्स थी और इनको उसने रख दिया अल्कली मेटल्स के साथ, अल्कली मेटल्स। अब नोबल मेटल जो है वो किसी के साथ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती, लेकिन अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है, सीजियम। तो नोबल मेटल और अल्कली मेटल्स को साथ रखना इसकी क्या थी, एक डीमेरिट थी। और दूसरा जो है अगर हम यहाँ पर देखें मैंगनीज और प्लस हैलोजेंस, इनको भी इसने साथ रख दिया था। अब मैंगनीज जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बेस पर उसने क्या किया, दोनों को साथ रख दिया। लेकिन मैंगनीज जो है वो ट्रांजिशन मेटल है और ये हैलोजन तो नॉन मेटल होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कंडक्टिविटी शो करता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की भी हो सकती है और हीट की भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये इसका डीमेरिट थे कि डिसिमिलर एलिमेंट्स जैसे कि नोबल मेटल्स और अल्कली मेटल्स ये कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत कम ही रिएक्टिव होते हैं, और अल्कली मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो दोनों को सिमिलर एलिमेंट्स के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया था उसने, ये इसका डीमेरिट है। और दूसरा मैंगनीज को हैलोजन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से उसने कि मतलब दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है तो सेम ही रख दिया था, लेकिन मैंगनीज ट्रांजिशन मेटल है और हैलोजेंस नॉन मेटल्स हैं, वो तो मेटल भी नहीं है हैलोजेंस, तो उन्होंने साथ रख दिया था, ये क्या है, उसका डीमेरिट है जी। ठीक है जी। और लास्ट इसका जो बन जाएगा वो आ जाएगा जी एनोमलस पेयर्स के 6th पॉइंट इसका, एनोमलस पेयर्स, एनोमलस पेयर्स वो भी एटॉमिक मास की वजह से जो है कुछ पेयर्स जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पर आ रहे थे। जैसे अगर हम बात करते हैं जी पोटाशियम की, ठीक है जी, पोटाशियम जो है उसका एटॉमिक मास होता है जी 19 और आर्गॉन का अगर हम देखते हैं जी, आर्गॉन का होता है 40। अब वैसे हमें पता है कि पोटाशियम जो है वो बाद में आता है और आर्गॉन जो है वो पहले आता है, ठीक है जी। लेकिन जब हम एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करेंगे तो पहले पोटाशियम आना चाहिए और आर्गॉन जो है वो बाद में आना चाहिए। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर की बेस पर इसको अरेंज करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 18 होता है और इसका 19 होता है और पोजीशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। और एक्यूरेट जो है ना ये वाली है, ठीक है जी, ये वाली एक्यूरेट नहीं है। तो जब हम एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं तो सही पोजीशन आ जाती है कि आर्गॉन पहले आएगा और पोटाशियम बाद में आएगा। लेकिन जब हम एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं तो पोटाशियम पहले आता है, आर्गॉन बाद में आता है, जो कि इसका क्या बन जाएगा, एक डीमेरिट बन जाएगा कि एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करने से ये भी जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस की है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है जी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर अगर हम देखेंगे तो अब अल्कली मेटल में भी आ सकती है हाइड्रोजन, हैलोजेंस में भी आ सकते हैं, कार्बन फैमिली में भी आ सकते हैं, और वो मैंने आपकी रीजन जो है वो सामने लिख दी है। लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन सही तरीके से क्लियर नहीं है कि कहाँ पर इसको रखना है। फिर उसके बाद एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया था एटॉमिक मास की बेस पर, लेकिन हेनरी मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया जिसकी बेस पर बाद में अरेंज किया जाने लगा एलिमेंट्स को। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी क्लियर नहीं थी, सिमिलर एलिमेंट्स डिफरेंट पोजीशन पर आ रहे थे। कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स 12 वाली, 13 वाली और 14 वाली अलग अलग पोजीशन पर जा रहे थे, जो कि जो है एक तरीके से गलत था, ठीक है जी। तो जब हमने एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया तो 6 6 6 12 वाला, 13 वाला या 14 वाला जितने भी एटॉमिक आइसोटोप्स थे वो सारे जो है 6 एटॉमिक नंबर पर ही इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद आ जाता है जी पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। उस वक्त तक लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे, तो जिसकी वजह से पोजीशन बताना भी इम्पॉसिबल था। फिर उसके बाद आ जाता है डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस टुगेदर। जैसे उसने कहा है कि नोबल मेटल्स और अल्कली मेटल्स अलग अलग मेटल्स है, उनकी रिएक्टिविटीज में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन उसने क्या किया, सेम रख दिए थे, ठीक है जी।
तो इसलिए उसने क्या किया कि अब अल्कली मेटल, और अगर इसके अंदर एक और कॉमन चीज़ मैं बताऊं तो नोबल मेटल्स जो हैं ये वाली, इनका होता है 1B और ये होता है 1A, ठीक है जी। तो इसलिए भी उसने प्लेस कर दिया था टुगेदर, लेकिन वो जो है बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो ये जो है नॉर्मल एलिमेंट्स है, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से अलग अलग रखना चाहिए था। जैसे मैंगनीज और हेलोजेंस की बात करते हैं तो मैंगनीज के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है और हेलोजेंस के पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से मेंडलीफ ने उनको सेम प्लेस कर दिया था। लेकिन मैंगनीज जो है वो ट्रांजिशन मेटल है और ये तो नॉन मेटल है, ये मेटल भी नहीं है, तो इसलिए इनको साथ नहीं रखना चाहिए था। फिर उसके बाद एनॉमलस पेयर्स आ जाते हैं कि अगर हम एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं तो वो पेयर जो है वो डिफरेंटली अरेंज होते हैं, जब एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं तो रिवर्स हो जाता है। ये होते हैं एनॉमलस पेयर्स। तो एटॉमिक मास की बेस पर अगर हम अरेंज करते हैं पोटाशियम पहले, आर्गॉन बाद में आना चाहिए, जो कि गलत है। एक्चुअल में सही क्या होता है कि आर्गॉन को पहले आना चाहिए, जो कि एटॉमिक नंबर की बेस पर अगर हम अरेंज करेंगे तो ये 18 वाला पहले आएगा और पोटाशियम 19 वाला बाद में आएगा। तो ये थे इसके डीमेरिट्स। और नेक्स्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस करना है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का लास्ट टॉपिक होगा, बल्कि आगे हमने चलना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, और उनके मुतालिक जो है तफसील से हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।